ये चैप्टर 1 व्यवहारिक हिंदी का पार्ट 2 है। व्यवहारिक हिंदी के विविध रूप। भारत एक बहुभाषी एवं बहुसांस्कृतिक देश है। भारत में बोलने एवं लिखने पढ़ने के आधार पर अनेक भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची की अधिसंख्यक भाषा हिंदी के ही सामान्य साहित्य दृष्टि से संपन्न है। यह सभी भाषा प्राचीन काल से ही जन समुदाय के संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान की भाषा रही है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से इनमें विविधता देखने को मिलती है। समाज में इनके विविध प्रयोग के कारण ही ऐसा हो पाया है कि हिंदी ही यही स्थिति रही है। विविध रूप, स्तरों और भूमिकाओं में व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न नाम हो जाते हैं, जिनमें से प्रमुख रूप निम्नलिखित है। पहला, वाणिज्य एवं व्यापारिक हिंदी। व्यवहारिक हिंदी मध्यकाल से लेकर आज तक संपर्क भाषा के रूप में कार्यरत है। व्यापार, व्यवसाय, आयात निर्यात, वाणिज्य आदि में इसका प्रयोग सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है। वस्तुओं के खरीदने से लेकर बेचने तक वाणिज्य और व्यापारिक हिंदी का प्रयोग अत्यधिक प्रचलित रहा है। स्वतंत्रता के बाद इसमें क्रमिक रूप से कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वाणिज्य और व्यावहारिक हिंदी के प्रयोग को धीरे धीरे बढ़ावा मिला। सरकार ने वाणिज्य क्षेत्र में कई नए पाठ्यक्रम आरंभ कर दिए। इन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए कई राज्यों में हिंदी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। वाणिज्य और व्यापारिक शिक्षा को व्यावहारिक बनाया जा सके, जन सामान्य के अनुरूप बनाया जा सके, इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था भारतीय समाज और संस्कृति के अनुसार ही होनी चाहिए। इनसे उद्योगों और व्यापारिक प्रगति का लाभ सही एवं सुलभ रूप से जन सामान्य तक पहुंचाया जा सकेगा। तभी तो देश और समाज की आवश्यकता पूर्ण होगी। हिंदी माध्यम से इन शिक्षा का प्रचार प्रसार होने पर भारत के अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दावली एवं शैली का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चांदी उछली, सोना लुढ़का, टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। दूसरा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी। वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी से तात्पर्य विज्ञान के विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी से है। आधुनिक विज्ञान का जन्म 19वीं शताब्दी से माना जाता है। विज्ञान का संबंध जहाँ एक और तकनीक से है, वहीं दूसरी और प्रौद्योगिकी से भी है। इसके अंतर्गत भौतिक, रासायनिक, जैव विज्ञान, चिकित्सा, कंप्यूटर, यांत्रिकी आदि विषय भी आते हैं। इन विषयों को व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत रखने से देश का अत्यधिक कार्य सुविधापूर्ण ढंग से एवं जनहित में हो सकता है। इन विषयों का साहित्य सामान्यतः निम्नलिखित माध्यमों में उपलब्ध है। पुस्तकों के रूप में विज्ञान शोध पत्रों तथा शोध पत्रिकाओं के रूप में, कोशों तथा विशेष कोशों के रूप में, संचार माध्यम के रूप में। पुस्तकों के रूप में विज्ञान, वैज्ञानिक
एवं तकनीकी विषयों की बढ़ती जानकारी से 20वीं शताब्दी में ज्ञान विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में ही क्रांति नहीं आई, अपितु उसका मानव जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। जिन देशों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों पर अपने विचारों तथा अनुसंधानों के संबंध में पुस्तकें लिखी, उसी भाषाएं न जाने वाले देशों के लिए अनुदित पुस्तकें लिखी गई। इन पुस्तकों तथा पाठ्य सामग्री का चलन तथा प्रस्तुतिकरण उस देश तथा भाषाइयों के क्षेत्रीय स्तर के अनुसार करना पड़ता है। विज्ञान एवं तकनीक की संबंध पुस्तकों की जानकारी आम आदमी तक पहुंचाने के लिए उसे सरल एवं बोलचाल वाली भाषा में रखने का प्रयोग किया जाता है। शोध पत्रों तथा शोध पत्रिकाओं के रूप में आधुनिक शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में शोध पत्रों तथा शोध पत्रिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। संगोष्ठी आदि में पढ़े जाने वाले पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्र सामग्री विद्वानों द्वारा लिखी गई होती है, जिनमें पारिभाषिक तथा तकनीकी शब्दों तथा अभिव्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोशों तथा विश्वकोशों के रूप में व्यक्ति के जीवन में कोशों का बहुत महत्व है। विभिन्न कोशों और जैसे परिभाषा कोश, व्यक्ति कोश और विश्वकोश आदि में शब्दों को अकारादि क्रम में रखा होता है। परिभाषा कोश में प्रत्येक शब्द के अर्थ से संबंधित उसका सार, व्याख्या तथा विश्लेषण शब्द के रूप में लिखा रहता है। इसी प्रकार व्यक्ति कोश में व्यक्ति से संबंधित उसका जीवन, व्यक्त उपलब्धियों आदि का विवरण दिया जाता है। पुस्तक कोश में पुस्तक से संबंधित समग्र जानकारी दी जाती है। इसी प्रकार विश्वकोश में सूचनात्मक सामग्री की मात्रा अन्य कोशों की अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है। अंग्रेजी की भांति हिंदी में भी कार्य सभी विषयों से संबंधित कोश देखे जा सकते हैं। और तो और अब हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के कोश भी उपलब्ध हैं। संचार माध्यमों में समाचार पत्र पत्रिकाओं, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन जैसे संचार माध्यमों द्वारा हिंदी में प्रसारित कार्यक्रमों से हमें देश विदेश होने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों की अत्यंत सूचनाएं घर बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाती है। डिस्कवरी चैनल, नेशनल जियोग्राफी चैनल, हिस्ट्री चैनल जैसे विदेशी चैनलों द्वारा भी हिंदी में विविध जानकारी प्रदान की जाती है। जनसंचार माध्यमों द्वारा दी गई जानकारी ही भाषा सरल एवं सहज रखी जाती है। इसके प्रस्तुतिकरण को बहुत ही रोचक तथा आकर्षक बनाया जाता है। यह कार्यक्रम समय समय पर जनसामान्य को जागरूक करने, उन्हें अपने कार्यपथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। विधिक हिंदी। विधिक हिंदी से तात्पर्य लॉ या कानून की हिंदी से है। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में जज के समान वकील दूसरे वकील से जब बहस करता है तो इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे विधिक हिंदी, लॉ या कानून की हिंदी कहते हैं। हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल के प्रारंभिक दौर में विधिक साकाय में कामकाज फारसी के स्थान पर हिंदी में होने लगा था, लेकिन व्यवहार में अदालती भाषा उर्दू ही थी।
बाद में अंग्रेजी में इसका स्थान ग्रहण कर लिया और अंग्रेजी भाषा मुख्य रूप से विधि की भाषा बन गई। इससे ऐसे में धीरे धीरे हिंदी हाशिए पर जाती चली गई। स्वतंत्रता के बाद 1970 में पहली बार विधिक शब्दावली तैयार की गई। संविधान में संघ की राज्य भाषा के रूप में स्थापित होने वाली व्यवहारिक हिंदी विधि के क्षेत्र में ही नहीं अपितु अन्य क्षेत्रों में भी तीव्र गति से विकसित होने लगी। कार्यालयीय हिंदी सरकारी, गैर सरकारी या निजी कार्यालयों के औपचारिक लिखित कामकाज की भाषा को कार्यकाली भाषा कहा जाता है। कोई भी भाषा कार्यकाली भाषा हो सकती है। इसी कारण अलग अलग प्रदेशों और देशों के कार्यकालों में अलग अलग भाषाएं कार्यकाली भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, जापान में जापानी, रूस में रूसी भाषा कार्यालयीय भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। इन कार्यालयीय भाषा के लिए जिससे हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे कार्यालयीय हिंदी कहते हैं। हिंदी का यह रूप स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ जब 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इससे पूर्व राज्य भाषा के रूप में मुगल काल में फ़ारसी और ब्रिटिश काल में अंग्रेजी को मान्यता मिली हुई थी। स्वतंत्रता के पश्चात कार्यकारी भाषा में रूप में हिंदी अधिक सक्षम हुई। कार्यालयों में जहाँ एक और व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर कार्यकारी भाषा में रूप में इसकी अपनी पारंपरिक शब्दावली, पद रचना और वाक्य विन्यास का भी स्तर देखा जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि व्यवहारिक हिंदी के विविध रूपों का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। जैसा एक और वाणिज्य, व्यापार, तकनीकी और संचार के रूप में व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग क्रमबद्ध रूप से बढ़ रहा है, वहीं जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे विधि क्षेत्र, कार्यालयों के कार्य क्षेत्र आदि में भी हिंदी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवा रही है।